जिन गांव में आदमी कम और पक्षियां ज़्यादा रहा करते थे, उस गांव में पक्षियां अपने लिए रंग बिरंगे घर बनाया करते थे ताकि उनका घर सबसे खूबसूरत लगे। उसमें से एक राजकुमारी थी और एक राजकुमारी की बेटी रहा करती थी। सदियों से उस राज्य को राजकुमारी की बेटी और राजकुमारी ही संभालती आ रही थी। माँ, ये राज्य इतना बड़ा क्यों है और हम इसे कब तक संभालेंगे? हर आदमी अपनी उलझन को लेकर हमारे पास ही क्यों आता है और कहीं क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और तुम राजकुमारी की बेटी, इसलिए सब अपने प्रश्न लेकर हमारे पास ही आते हैं। राजकुमारी और राजकुमारी की बेटी राज्य को लेकर आपस में बात कर रही थी और उनकी बेटी प्रश्न पर प्रश्न कर रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी राजकुमारी होने की कहानी बताती हूँ। मैं किस तरह से राजकुमारी बनी। अभी से 10 साल पहले मैं और मेरी सहेली एक बगीचे में खेलते खेलते जाकर बैठ गए। वहीं एक राजकुमार भी था। अरे नैना, वो देखो, इस राज्य के राजकुमार वहाँ बैठे हुए हैं। तुम्हें बहुत दिनों से राजकुमारी बनने का शौक था ना? तुम बचपन से ही राजकुमारी बनना चाहती थी। जाओ अब जाके उस राजकुमार से शादी कर लो। अरे नैना, ऐसा मत बोलो। अगर राजकुमार ने हमारी बातें सुन लिया तो हम दोनों बंदी बना दिए जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमें अपने काबिल नहीं समझते। अरे अब इसमें काबिल की क्या बात है? जाओ और जाकर बात कर लो, तुमसे शादी कर लेंगे। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, और वैसे भी तुम कोई राजकुमारी से कम थोड़ी ना हो। तो चुप नहीं करेगी तो छोड़, मैं घर चलती हूँ। तुम्हें भी घर जाना है तो मेरे पीछे से आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हारी इन बातों को यहाँ रह के सुन नहीं सकती। मैं वहाँ से अपने घर के लिए निकल रही थी, पर पीछे से राजकुमार मेरा पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच गए। उन्हें देखकर तो मैं हैरान रह गई। अरे राजकुमारी, तुम घबरा क्यों रही हो इस तरह से मुझे देखकर? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा यकीन करो। राजकुमारी? कौन सी राजकुमारी? मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, मेरा नाम भी राजकुमारी नहीं है। फिर आप मुझे राजकुमारी क्यों कह रहे हैं? तुम राजकुमारी नहीं थी, पर आज से तुम राजकुमारी हो। इसी तरह हम दोनों की बातों का सिलसिला यूं ही बढ़ता गया और आखिरकार घर वालों ने हम दोनों की शादी करा दी और फिर मैं उस राज्य की राजकुमारी बन गई। शादी के कुछ दिन बाद तुम पैदा हुई और एक दिन अचानक जोर की आंधी आई और राजकुमार पेड़ पर बैठे हुए थे। पर माँ, राजकुमार पेड़ पर बैठ के कर क्या रहे थे? जब उनका राज्य इतना बड़ा था तो वह पेड़ पर क्यों बैठे हुए थे, और वो भी आंधी के समय? अगर आंधी आए तो उन्हें वहां से उड़ जाना चाहिए था ना। काश राजकुमार जिंदा होते तो मैं अनाथ ना होती। अपना दिल छोटा मत करो मेरी बच्ची, तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूं ना, और पूरा राज्य हमारे साथ है, तो तुम खुद को अनाथ कैसे कह रही हो? और इस राज्य की मैं मालकिन भी हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी माँ के साथ एक अपनी बेटी और एक सौतेली बेटी रहा करती थी। अरे निक्की, ये तुम्हारी आदत कब जाएगी बेटा? मैं जो भी कुछ लाती हूँ बस तुम्हारे लिए लाती हूँ, और एक तुम हो कि सुधरती नहीं, अपने हिस्से का रिया को खिला देती हो। उसे खिलाकर क्या होगा? वो तो हमारी सौतेली बेटी है ना, इसलिए मैं उसमें और तुझमें फर्क करती हूँ। निक्की की माँ दोनों में बहुत भेदभाव किया करती थी। पर माँ, उसे भी तो हमारी तरह भूख लगती होगी ना, तुम हम दोनों में भेदभाव मत किया करो। वो जैसी भी है तो तुम्हारी बेटी जैसी ना, कम से कम वो काम तो किया करती है ना, हमेशा तुम्हारी बातों को माना करती है, फिर भी तुम इतना भेदभाव क्यों करती हो? अरे मेरी बच्ची, अभी तुम्हें इन सब बातों का समझ नहीं है, कृपया तुम इन सब बातों में ध्यान मत लगाओ। सौतेली को सौतेली ही रहने दो, क्योंकि वो हमें अपना कभी नहीं मानेंगे। वो सब पर उनका दिखावा है, क्योंकि उसकी पहली माँ भी इसी तरह की थी। ठीक है माँ, अब मैं समझ गई। जैसी माँ होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, इसलिए उसकी माँ की वजह से उसे भी बेचारी को आज दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मेरे पास तो एक आइडिया है कि हम दोनों मिलकर उसे रात के खाने में जहर दे देंगे। वो मर जाएगी तो उसका कहानी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ तो इस दुनिया से चली गई और उसके पिता भी चले गए, तो मैं उसका बोझ अपने सर पर क्यों लूँ? उन लोगों को पता नहीं था कि रिया खबरे पे खड़ी होकर उन लोगों की सारी बातों को सुन रही थी, और बेचारी इस बातों को सुनकर बहुत ही डर जाती है। ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी बातों को नहीं टाल सकती, तुम उसे जहर ही दे दो, अच्छा होगा, क्योंकि मेरे हिस्से का खाना भी वो खा जाती हैं, और फिर मैं तो उसे अपनी बहन समझती थी। अरे मेरी बच्ची, उसे बहन समझकर कोई फायदा नहीं है, सब मोह माया है। ठीक है, मैं पास के बगल से जाकर
जहर लेकर आऊंगी। उसकी बातों को सुनकर रिया डर जाती है और डर के मारे वह कपड़े से उड़ जाती है। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी उसे जहर देने की साजिश बना रहे थे और खुश, पर उन दोनों की बातों को सुनकर रिया काफी डरने की वजह से उड़ते उड़ते जंगलों को पार करके ना जाने कितने रास्तों को उन्होंने पार किया होगा और आखिरकार एक गांव में पहुंचती है जहां काफी सारे घर होते हैं। ओह, मैं काफी थक चुकी हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं वापस अपने घर भी नहीं जा सकती। उसके बाद चिड़िया वहां से उड़ जाती हैं। उसके बाद चिड़िया उड़ते उड़ते एक एप्पल के पेड़ के पास जाकर रुकती हैं और वहाँ बहुत सारे फल होते हैं खाने के लिए, पर चिड़िया का मन नहीं करता। क्या मैं उतनी बुरी हूँ जो मेरी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की? मुझ में क्या बुरा है? मैंने तो उन लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ा। फिर भी उन दिनों रिया के साथ जो कुछ भी बीता था, उन सब चीजों के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। मैं अपने पुराने वाले घर पर जाती हूँ जहाँ पहले मेरे माता पिता रहा करते थे। उसके बाद रिया अपने पुराने वाले घर में आ जाती है। उन घर की अभी भी वही रौनक है, वही चमक है और वहीं से बादल गुजरते हैं। हाँ, अब मैं यहाँ सेफ हूँ। अब वो दोनों मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। रिया अपने घर में वापस आकर बहुत खुश थी और अब वो अपनी सौतेली माँ के पास वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इसे जहर देकर मार दिया जाए। इसलिए वह डरी सहमी अपने घर में अकेली ही रह रही थी। अरे मिली क्या वो तुम्हारी सौतेली बहन? पता नहीं कहाँ चली गई, पर अच्छा ही हुआ। लेकिन मैं तो उसे दुनिया से भेजने के बारे में सोच रही थी, वो तो जंगल ही छोड़कर चली गई। छोड़ो ना माँ, अच्छा ही है, कम से कम इस घर को छोड़कर तो चली गई। अब उस बेचारी ने इतना भी बुरा नहीं किया था कि तुम उसे जहर दे दो। बेचारी डर के मारे खुद यहाँ से चली गई। रिया के घर से जाने के बाद दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश थे। जंगल से कई तरह के पकवान लाते थे और दोनों मिलकर खा लेते थे।